ईरान अमेरिका डील के इतने घंटों बाद भी कुछ नहीं बदला है। पीस डील के पहले भी बॉम्ब बरस रहे थे, अभी भी हमले हो रहे हैं। सवाल है, क्या पश्चिम एशिया में शांति सिर्फ एक छलावा थी? क्या नेतन्याहू सिर्फ सुरक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, या फिर पश्चिम एशिया का भूगोल बदलने की एक बड़ी रणनीति पर काम हो रहा है? पिछले लंबे वक्त से डोनाल्ड ट्रंप 3D यानी डिफेंस डिप्लोमेसी डील वाले फॉर्मूले पर काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू ने ट्रंप के 3D को ही फेल कर दिया है। क्योंकि जब डिफेंस जारी है, डिप्लोमेसी चल रही है, डील भी हो चुकी है, तो फिर गोलीबारी क्यों नहीं रुक रही? कहीं ऐसा तो नहीं कि नेतन्याहू ने अपने ग्रेटर इजराइल के सपने को साकार करने की कसम खा ली है? पूरे लेबनान को जला देना चाहिए। एक इजरायली मां के बदले हजारों लेबनानी माओं के आंसू बहने चाहिए। हमारे बेटों का खून और हमारे लोगों की सुरक्षा दांव पर नहीं है। ये किसी ऐसे वैसे सिरफिरे या नरसंहार करने वाले पागल व्यक्ति की बकवास नहीं है। यह इजरायली सरकार के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री की एक सार्वजनिक पोस्ट है। तेल अवीव में स्थित नरसंहार करने वाला और मौत का जुनून रखने वाला ये गुट पूरी मानवता के लिए खतरा है। ये सभी इंसानों के लिए खतरा है। इसकी एकमात्र दिलचस्पी हमेशा युद्ध जारी रखने में। नेतन्याहू यरूशलेम के पूर्व में बस्ती बनाना चाहते हैं। 12 वर्ग किलोमीटर में फैली जमीन को E1 और E2 कहा जाता है। ये वेस्ट बैंक में माले अदुमिम के पास मौजूद है। इस प्रोजेक्ट को अमेरिका और यूरोप की आपत्ति के बाद 2012 और 2020 में स्थगित कर दिया गया था। इस प्रोजेक्ट में नई सड़कें और बड़े बुनियादी ढांचे शामिल हैं। इस पर करीब $1 बिलियन खर्च का अनुमान। ग्रेटर इजराइल में पूरा फिलिस्तीन शामिल है, जिसमें वेस्ट बैंक और गाजा पट्टी का नामो निशान मिटाकर उसे पूरी तरह इजराइल में मिलाना शामिल है। दूसरे नंबर पर है जॉर्डन, ये इजराइल का पूर्वी पड़ोसी देश है। तीसरे नंबर पर है लेबनान, जिसका नामो निशान मिटाने की धमकी खुद इजरायली मंत्री दे रहे हैं। इसके अलावा सीरिया के बड़े हिस्से, जहां इजराइल पहले से ही गोलन हाइट्स पर काबिज और लगातार हमले कर रहा है। इराक के हिस्से जो इस परिकल्पना की जद में आते हैं। साथ ही मिस्र के कुछ भाग, जिसमें सिनाई प्रायद्वीप और उससे आगे का इलाका शामिल है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसमें सऊदी अरब का उत्तर पश्चिमी हिस्सा भी शामिल है, यानी तेल के कुओं और अरब की इस धरती का एक बड़ा भूखा। जब तक हिजबुल्लाह मजबूत रहेगा, तब तक इजराइल उत्तर की तरफ अपनी सीमाएं नहीं फैला सकता। पीस डील के नाम पर ईरान को शांत रखना और लेबनान पर हमले करना रणनीतिक कदम हो सकता है। इजराइल अपने पड़ोसियों को इतना कमजोर करना चाहता है जिससे कोई भी आंख ना दिखा सके। और अब बात करते हैं पिछले 4.5 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध की। अब तक इस युद्ध में रूस की सेना यूक्रेन पर भारी पड़ती दिखी। यूक्रेन के कई हिस्से रूस के कब्जे में हैं, उसकी सेना काफी अंदर तक दाखिल हो चुकी है। लेकिन 3 दिन पहले ज़ेलेंस्की ने कुछ ऐसा किया जिसने क्रेमलिन की पूरी युद्ध नीति को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। यूक्रेन ने रूस की राजधानी मॉस्को पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ऐसा हमला जिसे देखकर न सिर्फ पुतिन बल्कि पूरा यूरोप भी सन्न रह गया। तमाम रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं इस हमले के बाद यह जंग सबसे विध्वंसक चरण में प्रवेश कर गई है। 18 जून 2026, मॉस्को, रूस। अब तक युद्ध का सामान्य पैटर्न ये था कि रूस यूक्रेन के शहरों पर मिसाइलों और ड्रोन की बारिश करता था और यूक्रेन जवाबी हमले करता था। लेकिन 18 जून के बाद पूरी तस्वीर बदल गई। यूक्रेन ने रूस के दिल यानी उसकी राजधानी को ऐसी चोट पहुंचाई जिसका दर्द लंबे वक्त तक रहेगा। यूक्रेनी हमलों के तुरंत बाद रूस ने भी जवाबी कार्रवाई तेज कर दी। कीव और दूसरे शहरों पर मिसाइल और ड्रोन की बारिश की गई। पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने कई बार सैकड़ों ड्रोन और दर्जनों मिसाइलों के साथ बड़े हमले किए हैं। जून की शुरुआत में रूस ने 656 ड्रोन और 73 मिसाइलों के साथ युद्ध के सबसे बड़े हवाई हमलों को अंजाम दिया था। बात पाकिस्तान की। आज पाकिस्तान की हालत उस खिलाड़ी जैसी हो गई है जो मैदान में भी हार रहा है और अंपायर के सामने शिकायतें भी लेकर घूम रहा है। एक तरफ पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के दरवाजे पर जाकर सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ गुहार लगा रहा है। दूसरी तरफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में हो रहे अत्याचारों की ऐसी पोल खोली कि इस्लामाबाद के पास इसका जवाब तक नहीं बचा। यानी पाकिस्तान की इस वक्त दोहरे मोर्चे पर चारों खाने चित हो चुका है। डर वहां आम लोगों से लेकर मंत्रियों तक में है। यह खास रिपोर्ट देखिए। भारत नदियों के बहाव में हस्तक्षेप कर रहा है, जिससे पाकिस्तानी हिस्से में पानी कम मात्रा में पहुंच रहा है।
भारत चिनाब नदी पर परियोजनाएं बना रहा है। इससे पाकिस्तान की जल सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। और आइए आपको थोड़ी अंतरिक्ष की सैर कराते हैं, जहां इन दिनों बहुत ज्यादा हलचल है। एक ऐसी हलचल जिसे लेकर नासा हाई अलर्ट पर है। पृथ्वी की तरफ एक खतरा बहुत तेजी से बढ़ रहा है और उस खतरे से निपटने के लिए नासा ने $30 मिलियन का मिशन भी लॉन्च कर दिया है। लेकिन वो मिशन सफल होगा या नहीं, ये कोई नहीं जानता, क्योंकि जिस तरह का अभियान नासा ने लॉन्च किया है वो अंतरिक्ष विज्ञान के इतिहास में कभी नहीं हुआ। इसलिए पूरी दुनिया की स्पेस एजेंसीज की नजर नासा के मिशन पर टिकी है। इस टेलीस्कोप का नाम है नील गेहरल्स स्विफ्ट ऑब्जर्वेटरी। इसे 2004 में अंतरिक्ष में भेजा गया था। इसका काम था ब्रह्मांड में होने वाले गामा रे बर्स्टर्स की निगरानी करना। गामा रे बर्स्ट यानी ऐसी विस्फोटक घटनाएं जिनमें कुछ ही सेकंड में इतनी ऊर्जा निकलती है जितनी सूरज अरबों साल में पैदा करता है। जब भी कहीं कोई विशाल तारा मरता है, कोई ब्लैक होल बनता है या कोई कॉस्मिक तबाही होती है, तो यही टेलीस्कोप सबसे पहले उसकी सूचना वैज्ञानिकों तक पहुंचाता है। पिछले 2 दशकों में इस टेलीस्कोप ने हजारों रहस्यमयी घटनाओं का पता लगाया और आधुनिक अंतरिक्ष विज्ञान को नई दिशा दी। लेकिन खगोल विज्ञान को नई दिशा देने वाला ये टेलीस्कोप अब खुद दिशाहीन हो गया है। जिस टेलीस्कोप ने ब्रह्मांड के सबसे खतरनाक विस्फोटों को देखा, जिसने अरबों प्रकाश वर्ष दूर होने वाली घटनाओं की खबर सबसे पहले पृथ्वी तक पहुंचाई, आज वो खुद मुसीबत में फंसा हुआ है। उस मिशन के बारे में जानने से पहले ये समझिए कि आमतौर पर अंतरिक्ष में तैनात कोई सैटेलाइट जब अपनी उम्र पूरी कर लेता है तो उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन स्विफ्ट के मामले में नासा ने अलग फैसला लिया। वजह साफ, आज भी स्विफ्ट पूरी तरह काम कर रहा है। उसके उपकरण सक्रिय हैं और उसकी वैज्ञानिक उपयोगिता भी बनी हुई है। इसलिए नासा ने फैसला किया कि उसे मरने नहीं दिया जाएगा, बल्कि उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाएगा। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए नासा करीब $30 मिलियन यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 28,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहा है। नासा ने इस रेस्क्यू मिशन का नाम रखा है स्विफ्ट बूस्ट। दिलचस्प बात यह है कि पेगासस XL का आखिरी मिशन भी माना जा रहा है, यानी एक ऐतिहासिक टेलीस्कोप को बचाने के लिए एक ऐतिहासिक रॉकेट अपनी अंतिम उड़ान भरने जा रहा है। अब बात जिनपिंग के उस विस्तारवाद की जिसने एक नए वॉर फ्रंट के खतरे का अलार्म बजा दिया। अभी अमेरिका और ईरान में शांति वार्ता की पहल चल ही रही है कि जिनपिंग ने ताइवान मोर्चे पर नए सैन्य तनाव की तैयारियों को धार देना शुरू कर दिया है। इस बार निशाने पर है ताइवान का पूर्वी हिस्सा, जहां अपनी विस्तारवादी नीतियों को धार देकर बीजिंग ने एक नई जंग की चिंगारी को हवा दे दी। चीन के इस कदम से अमेरिका से लेकर जापान, फिलीपींस तक हलचल बढ़ चुकी है। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। ताइवान पर कब्जे के लिए अब जिनपिंग ने PLA को तैयार रहने के आदेश दे दिए हैं। चीन की नेवी और वायुसेना तैयार है, बस एक ऑर्डर और ताइवान पर चीन का हमला शुरू। दावा किया जा रहा है कि चीन ने ताइवान के पूर्वी हिस्से में गश्त बढ़ाने का फैसला किया है। ताइवान के पूर्वी हिस्से में समुद्री सर्वेक्षण को बढ़ाने जा रहा है। इस सर्वे में सैन्य अभ्यास, कोस्ट गार्ड की गश्त और सैन्य निगरानी शामिल है। ऐसा करने के पीछे बीजिंग का मकसद ताइवान और उसके पूर्वी समुद्र में अपने संप्रभुता के दावे को मजबूत करना है। आमतौर पर चीन ताइवान के पश्चिमी हिस्से में आक्रामक रहता है, लेकिन इस बार वो ताइवान के पूर्वी हिस्से में अपनी सैन्य पकड़ मजबूत करने के मिशन पर काम कर रहा है। ये इलाका पश्चिमी प्रशांत महासागर से जुड़ता है, जो फिलीपींस, अमेरिकी नौसेना और जापान के लिए बहुत महत्वपूर्ण मार्ग है। फिलीपींस के PM जापान के दौरे पर गए। यात्रा के दौरान समुद्री सीमा पर भी चर्चा की गई। समुद्री सीमा तय करने पर दोनों देश अब वार्ता करेंगे। ताइवान के उत्तर पूर्व में US आर्मी मौजूद। जापान के योनागुनी और ओकिनावा बेस। ताइवान और फिलीपींस के बीच का अहम रूट बाशी चैनल चीन को प्रशांत महासागर से जोड़ता है।